हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी और आज की इस वीडियो में फिर से हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं विद डिटेल, लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से करना शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। ये 20 क्वेश्चन की एक वीडियो होने वाली है जो आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा कि आपके सामने है, व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। व्यावसायिक पूर्व अनुमान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा, चारों स्टेटमेंट में से जो गलत है और वही स्टेटमेंट हमें बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 कि अल्प विस्तार पूर्व अनुमान दीर्घ विस्तार पूर्व अनुमान से कम सही होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर, अगर देखा जाए तो जैसे कि ये बात कर रहा है कि शॉर्ट टर्म की, ये बात कर रहा है शॉर्ट टर्म की, और यहाँ पर बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, कि जो शॉर्ट टर्म के हमारे पूर्व अनुमान होते हैं वो लॉन्ग टर्म के पूर्व अनुमान से कम सही होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ज्यादा सही होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सारे तीनों ऑप्शन पढ़ने की हमें नीड भी नहीं, तीन ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पूछा गया। तो डायरेक्ट आंसर इसकी बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस फिर कम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपकरण व मशीनें तैयार करना। यानी कि टोली नायक का काम होता है कि जो टूल्स हैं या मशीन्स हैं उनको ऐसी कंडीशन में रखना जिससे कि प्रोडक्शन बाधित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में इसने बोला कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही विकल्प को पहचानिए। एक सही विकल्प को पहचानना, हमारे सामने दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार एक थ्योरी है और इस थ्योरी के अनुसार जो प्रथम चरण है उसमें जो जन्म दर होती है वो निम्न होती है, मतलब कि कम होती है, किंतु मृत्यु दर जो है वो ऊंची, मतलब कि हाई होती है। ये कह रहा है कि जो पहला चरण है हमारा, एक सिद्धांत आया था, इस सिद्धांत में जो पहला चरण है वो ये कहता है कि जो जन्म दर है वो भी हाई होती है और जो मृत्यु दर है वो भी हाई होती है, दोनों चीजें हाई होती है। अब ये चीजें आती कहां पर है, किस जगह पर लागू होती है? ये बात है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, या एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर, एजुकेशन, शिक्षा या टेक्नोलॉजी। और खास तौर से ये जो अध्ययन किया गया था ये विशेष रूप से किनके ऊपर किया गया था? वुमन के ऊपर किया गया था, महिलाओं के ऊपर किया गया था ये अध्ययन। तो इसमें जो है जो जन्म दर होती है वो हाई होती है और जो मृत्यु दर होती है वो भी हाई होती है। दूसरा चरण जो इसका, उसके अकॉर्डिंग जो जन्म दर है वो कम होती है, मृत्यु दर जो है वो भी कम होती है। तो फर्स्ट जो चरण है हमारा, फर्स्ट जो स्टेप है उसमें दोनों चीजें हाई होती है। नेक्स्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, उनके मध्य अंतर जो होता है वो अधिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके मध्य जो अंतर है वो कम ही होता है, अधिक नहीं होता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमारे, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ना तो स्टेटमेंट ए सही है और ना स्टेटमेंट बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी अंश के निर्गम मूल्य पर, निर्गम मूल्य का मतलब होता है इश्यू प्राइस, निर्गम का मतलब इश्यू प्राइस, किसी अंश का इश्यू प्राइस। तो निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का जो आधिक्य है, अंकित मूल्य का आधिक्य का मतलब उसकी फेस वैल्यू, यानी कि फेस प्राइस की बात हो रही है, फेस प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है और इश्यू प्राइस जो है वो 9 रुपए का है, तो इसका अंकित मूल्य का आधिक्य हुआ 1 रुपए। यानी कि 10 रुपए वाले शेयर को 9 रुपए में इश्यू किया जा रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 1 रुपए का वो क्या होगा? तो वो बट्टा होगा, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में
गिवन है हमें कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीस, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपीस, टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस और हमसे पूछा है इसने कैपिटल गियरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज मिस हो गई है, डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी हैं क्योंकि इसके बिना तो आंसर ही नहीं निकलेगा, और डिबेंचर्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 4 लाख। अब हमसे इसने बोला है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड कीजिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड करने का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय डिबेंचर्स प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसका फॉर्मूला होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय डिबेंचर्स प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख एंड डिवाइड बाय डिबेंचर्स की वैल्यू है हमारे पास 4 लाख। डिबेंचर्स की वैल्यू है 4 लाख एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना। 3 + 1 होते हैं आपके 4 लाख और 4 लाख प्लस 2 लाख होते हैं आपके 6 लाख। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 6-7 पॉइंट रेशियो 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर होगा हमारा 0.67 रेशियो 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें इसने बोला है अधिकार प्रतिनिधान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। वरिष्ठ यानी कि यहाँ पर सुपीरियर की बात की जा रही है। यहाँ पर वरिष्ठ का मतलब है सुपीरियर की बात की जा रही है। एंड ये जो अधिकार प्रतिनिधान है इसका मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जाती है तो उसमें हम क्या क्या प्रदान करते हैं, क्या क्या देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। केवल उसको हम अधिकार देते हैं यानी कि राइट्स, उसको केवल राइट दिया जाता है किसी चीज का, या उसको अधिकार और उत्तरदायित्व यानी कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती है, या अधिकार उत्तरदायित्व एवं उत्तरदेता यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है उसको, या उसको हम उत्तरदायित्व एवं अकाउंटेबिलिटी देते हैं यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दें तो डेलीगेट करते टाइम पर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं और उसको राइट्स भी देते हैं। दोनों चीजें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो अपने लेवल पर सही से काम कर सके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने आपसे पूछा है कि उत्पादन लागत। इसने आपसे पूछा है कि उत्पादन लागत किसे कहते हैं, यानी कि क्या होती है उत्पादन लागत, इसका बारे में बताना। अब उत्पादन लागत का मतलब क्या है इसे देखिए। उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत मींस प्रोडक्शन कॉस्ट। आपने पढ़ा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम और क्या कह सकते हैं, ऑफिस कॉस्ट कह सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को और क्या कह सकते हैं, ऑफिस कॉस्ट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, क्या करना पड़ता है हमें, तो हमेशा याद रखना कि फैक्ट्री ओवरहेड में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर हमें मिलता है उसको हम टोटल कॉस्ट यानी कि ऑफिस कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड कर दिए जाए तो हमें वर्क कॉस्ट मिलती है, और वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दिए जाए तो ऑफिस कॉस्ट हमें मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मंदी के बाद क्या आता है, मंदी के बाद क्या आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मंदी के बाद क्या आता है, मंदी का मतलब क्या है यहाँ पर, मंदी का मतलब है रिसेशन। रिसेशन के बाद क्या आता है, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या होता है। सबसे पहले रिसेशन होता है।
रिसेशन के बाद आपका डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के बाद रिकवरी होती है। डिप्रेशन के बाद रिकवरी होती है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि मंदी के बाद क्या आता है, आफ्टर रिसेशन कम्स, तो क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा, यानी कि अवनति। डिप्रेशन मींस अवनति आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयाचित पूंजी का वह भाग, अयाचित मतलब अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय, समापन का मतलब हो गया वाइंडिंग अप के समय, वाइंडिंग अप, समापन का मतलब वाइंडिंग अप के समय याचित किया जाता है, मतलब कि मांगा जाता है, कॉल्ड किया जाता है, कॉल्ड अप किया जाता है। ठीक है, मांगा जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जिसे वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगा जाता है, कंपनी जब बंद हो रही होती है तब मांगा जाता है, तो उसको हम कहते हैं संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में इसने बोला कि साझेदारी का समापन जिस कारण से हो सकता है वो क्या है, यानी कि पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है वो किसकी वजह से हो सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। पहला रीजन साझेदारी की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या साझेदारी बंद हो सकती है, डिसोल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर केवल 2 ही पार्टनर है और एक पार्टनर मर जाए तो एक अकेला पार्टनर किसी का पार्टनर नहीं हो सकता, यानी कि एक अकेला इंसान किसी का पार्टनर नहीं हो सकता, तो साझेदारी अपने आप क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी साझेदार का दिवालिया हो जाना, बिल्कुल सही बात है। ए और बी अगर 2 साझेदार हैं, इनमें से कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा, ये बात भी ठीक है, अगर सारे साझेदार सहमति करते हैं, एग्री हो जाते हैं, ठीक है भाई अपने बिजनेस को हम बंद कर देते हैं, तो भी बंद हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर हिरास यानी कि डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उस पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएट, उनको डेप्रिसिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो किस पर लगाते हैं, पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू पर, या बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू पर, या वसूली योग्य मूल्य यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू पर, या अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू पर। तो किस पर लगाया जाता है, याद रखना पुस्तक मूल्य पर हिरास लगाया जाता है। कोई भी जो हमारे पास एसेट्स होती है उसकी जो बुक वैल्यू होती है उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिभूति प्रीमियम क्या है, आपने पढ़ा है प्रतिभूति प्रीमियम क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया। प्रतिभूति प्रीमियम क्या है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात आती है कि कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, एट पार पर इशू कर सकती है। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये क्या है, ये बेटा पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्या होती है, ये पूंजीगत प्राप्ति होती है, क्योंकि ये बार बार रिसीव होने वाली नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो लॉन्ग पीरियड में हमें रिसीव होती हैं, उनको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक पूर्व अनुमान की एक तकनीक नहीं है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो व्यावसायिक पूर्व अनुमान की टेक्निक नहीं है इन चारों में से। देखो काल श्रेणी की हम बात करें, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन काल श्रेणी से कल भी पूछा गया था, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। इसके बाद विचरण वेरिएंस, इसके अंदर हम नहीं लगाते, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, या प्रतीपगमन विश्लेषण है या आगत निर्गत विश्लेषण है, इन तीनों के अंदर क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, समविच्छेद बिंदु होता है। भाई कहां होता है समविच्छेद बिंदु, ये मैंने कल भी आपको डिस्कस कराया था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहां ना तो हमें प्रॉफिट होता है और ना हमें लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि समविच्छेद बिंदु। तो ऑप्शन नंबर ए, जहां
कुल आगम, ये कुल आगम लिखा हुआ है कुल, जहां कुल आगम लागत के बराबर होती है, यानी कि टोटल रिवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, कुल आगम लागत के बराबर होती है, ठीक है। जहां कुल आगम कुल स्थिर लागत से कोई मतलब नहीं है, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जहां कुल आगम कुल लागत से अधिक होगी, अगर अधिक होगी फिर तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बता ही दोगे, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आप अच्छे से जानते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 होती है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम होती है 200। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी की। अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर हम 1% कंपनी की बात करें, 1% यानी कि ओपीसी कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम भी 1 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है द्विचतुर्थक को क्या कहा जाता है, द्विचतुर्थक को क्या कहा जाता है। ये क्वार्टाइल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्वार्टाइल की, स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, क्वार्टाइल की बात कर रहा है। तो हमारे 3 क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल 1 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है और क्वार्टाइल 3 होता है। ये जो क्वार्टाइल 2 होता है ये क्या होता है, इसे हम मीडियन कहते हैं। क्वार्टाइल 2 को क्या कहते हैं हम, मीडियन कहते हैं। और इसमें क्या बोला कि द्विचतुर्थक को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, यानी कि माध्यिका कहा जाता है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में बात कर रहा है कि किए गए वास्तविक व्यय को, वास्तविक व्यय का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंसेस, ऐसा कोई खर्चा जो हो चुका है, एक्चुअल एक्सपेंसेस, व्ययों से लागत का निर्धारण क्या कहलाता है। तो याद रखना ये ऐतिहासिक लागत लेखांकन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ऐतिहासिक लागत लेखांकन का पार्ट है, क्योंकि जो ऐतिहासिक लागत लेखांकन होता है उसके अंदर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लागत लेखांकन की या अप्रत्यक्ष की या मानक की, तो इसके अंदर सारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट अगर हम देखें 2021 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो काफी सारे बच्चे इसका आंसर नहीं लगा पाए थे, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है देखने से कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसने पूछा कि 3 गुणों के संबंध में वर्गों की संख्या हमें बतानी है, उनके स्क्वायर्स की कुल संख्या बतानी है कितनी होगी, कि कितने वर्ग इनसे बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी 3 के बारे में 2 के बारे में पूछा जाए तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक संख्या के कितने 3 वर्ग बन सकते हैं, एक संख्या के कितने 3 वर्ग बन सकते हैं। तो इसने 3 के बारे में पूछा तो 3 के 3 बनेंगे, फिर 3 के 3 बनेंगे, तो इसका सही आंसर आपके सामने होगा 27। ये आपका हो गया सही आंसर, इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में इसने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें क्या बताना है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा सही नहीं है। अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट है ABCD, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। पहला स्टेटमेंट, प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों स्वभाव से एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना अधूरी है, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध उस लेखा सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मैनेजर्स के थ्रू ही किया जाता है, और मैनेजर्स जो होते हैं इससे एक फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव नहीं, इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो ये इसका जो आंसर है हमारा होगा पॉइंट नंबर सी।
फोर्थ पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर इसके डिपेंड होने की बात की जा रही है, तो बोथ आर सेम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो तटस्थता वक्र का फीचर नहीं है? तटस्थता वक्र का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है। तटस्थता वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व की हम बात करेंगे, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। बिल्कुल सही बात है। तटस्थता वक्र अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगा? ये आपका तटस्थता वक्र हो जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से झुकता हुआ आता है। तटस्थता वक्र जो होता है ठीक इस तरीके से झुकता हुआ आएगा। तो ये क्या करता है? एक दूसरे को काटता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो समान संतुष्टि दर्शाता है। नेक्स्ट है, तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि झुका हुआ होता है। नतोदर का मतलब यानी कि इंग्लिश में अगर इनसे कहें तो ये कहना चाह रहा है कॉनकेव होता है। तो ये कॉनकेव तुम्हें लग रहा है कहीं से? कॉनकेव होता ही नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये होता क्या है? याद रखना है, ये कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये नहीं की बात कर रहा है, नहीं, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि तटस्थता वक्र अपने अक्षों को नहीं छूते। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो या यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये दोनों तरफ से किसी को भी नहीं छूता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी कि तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। आई होप आपको ये 40 तक के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे जल्द से जल्द खत्म हो जाएं, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझाया जाएगा और उनके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आए हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।